तो ऑप्टिक्स, इसमें अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। वेव वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की और रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। वेव ऑप्टिक्स में अपन पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेव थ्योरी से आप किसको समझा सकते हैं? तो व्यतिकरण को समझाएंगे, विवर्तन को समझाएंगे और ध्रुवण को समझाएंगे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पॉलराइजेशन। और चौथा ऑप्शन अलग मिलेगा, इसमें लिखा रहेगा किसको नहीं समझा पाएंगे। तो इन तीनों को समझा सकते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मॉडर्न फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं, क्रॉम्पटन इफेक्ट, उनको नहीं समझा पाएंगे। तो किसको समझा पाएंगे? तो वेव थ्योरी के आधार पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को समझा पाएंगे। वेव थ्योरी और हाइगन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही अपन तरंग की बात करेंगे वेव की, तो किसका नाम लेंगे आप? हाइगन्स वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी, हाइगन नाम नहीं लिखा है, तो वेव थ्योरी के द्वारा किस किस को समझाते हैं? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। याद रखने के लिए एक एक पहला अक्षर ले लें। विविध तरंगें, व्यतिकरण। तो ये क्वेश्चन आता ही है कि वेव थ्योरी से आप किसको समझाते हैं, किसको नहीं समझा पाते। तो किसको नहीं समझा पाते? मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसको हम नहीं समझा पाएंगे। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में अपन रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, परावर्तन। रिफ्लेक्शन किस में पढ़ेंगे? मिरर में। रिफ्लेक्शन किसके द्वारा पढ़ेंगे? मिरर के द्वारा, दर्पण। और रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन पढ़ेंगे अपन लेंस और प्रिज्म के द्वारा। अपवर्तन किससे पढ़ेंगे अपन? लेंस और प्रिज्म से। आगे बढ़ना होगा। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का आप एक फॉर्मूला जरूर याद रखें। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई, ये बाईडीएसी, बाईडीएसी का मतलब समझते हैं? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का
दो स्लिट प्रयोग। इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। कौन क्या है वो अपन अभी बात कर रहे हैं। कई लोग इस डी को 2D से भी लिख देते हैं। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। अब ये कैपिटल डी क्या है, लैम्डा क्या है, यहां से आप देख रहे हैं बीटा प्रोपोर्शनल लैम्डा। और लैम्डा के बारे में जानते हैं अपन, लैम्डा किसका ज्यादा होता है बताइए, विबग्योर। तो बेजानिया पीनाला। तो लैम्डा किसके लिए ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे लैम्डा रेड के लिए लैम्डा किसका ज्यादा होगा, रेड का ज्यादा होगा। तो बीटा किसका ज्यादा होगा बताइए, बीटा भी रेड के लिए ज्यादा होगा। ऐसे ही अपन पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल काल में आ रहा है लाल। और एक और शब्द याद रखेंगे, रिजॉल्विंग लिमिट, विभेदन सीमा। तो ये सब किसके लिए ज्यादा है और किसके लिए कम है, ये रेड के लिए ज्यादा है। तो पूछा जाता है आपसे क्रिटिकल एंगल किस कलर के लिए ज्यादा, किस कलर के लिए कम होता है, फ्रिंज विड्थ किस कलर की ज्यादा, किस कलर की कम होती है, वेवलेंथ किस कलर की ज्यादा, किस कलर की कम होती है, विभेदन सीमा किस कलर की ज्यादा, किस कलर की कम होती है। तो बीटा प्रोपोर्शनल लैम्डा, तो लैम्डा बढ़ने पर बीटा बढ़ रहा। अगर हम कोई मीडियम रखते हैं, आगे बढ़े, इफेक्ट ऑफ मीडियम, माध्यम का प्रभाव। माध्यम का प्रभाव, मीडियम, मीडियम को यहां म्यू से लिखेंगे। जैसे अपन एक्सपेरिमेंट एयर में करें और किसी मीडियम में करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यंग ने यह प्रयोग हवा में किया, अगर किसी माध्यम में करते, अभी एयर कैसा है, रेयर, विरल, और ये कैसा है, डेंसर, सघन। अगर रेयरर से डेंस में करेंगे तो जैसे स्पीड सी है तो यहां कितनी हो जाती है स्पीड, सी बाई म्यू, सी बाई म्यू। मीडियम ने स्पीड को कम कर दिया। यहां वेवलेंथ लैम्डा है तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा बटे म्यू। यहां फ्रिंज विड्थ बीटा है, बीटा तो लैम्डा जैसा ही है। तब क्वेश्चन पूछा जाता है यंग ये एक्सपेरिमेंट अगर किसी मीडियम में करें, जैसे जल में करें हवा की जगह, जो फ्रिंज विड्थ वाला एक्सपेरिमेंट है, तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी कि कम रहेगी, क्या परिवर्तित रहेगी, तो आप क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ कम हो गई। जैसे लैम्डा कम हो गया, स्पीड कम हो गई। सी क्या है, सी, तो सी को हम क्या नाम देंगे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम,
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। क्या अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है? हाँ, वायु या निर्वात में प्रकाश की, अगर आपसे कभी यह पूछा जाता है अपवर्तन का कारण क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वहां कारण आप क्या बताएंगे? अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, यही कारण है रिफ्रैक्शन का। ये कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन। ये म्यू अलग है, ये म्यू अलग है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या हम 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं? बोल दो। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर। सभी बालक नोट्स जरूर बनाएंगे। तो अगर यंग प्रयोग हवा की जगह किसी माध्यम में करेंगे, जल में करेंगे, तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगी। थीटा, थीटा को बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। ये कितनी हो जाएगी? जैसे बीटा चेंज हुआ वैसे ये चेंज हो गया। हाइट एच, एच कितना हो जाएगा? h/। मीडियम जो आपको तली, बर्तन की जो तली आपको दिख रही है जहां पर, वो एक्चुअल से कहां दिखेगी? ऊपर। तो बर्तन की तली भी उठी दिखाई देगी। आगे बढ़ना होगा। जैसे बर्तन की तली का मतलब समझिए, जैसे ये कंटेनर है और इसकी जो तली है ये मान के चलो 6 फुट है, ठीक है? फुट, मीटर, सेंटीमीटर किसी में अपन ने 6 फुट ले लिया। अब इसमें हमने पानी भर दिया। अब तली कहां दिखाई देगी इसकी? तो पानी का अपवर्तनांक होता है म्यू वाटर, याद रखेंगे 4/3। तो h/म्यू, h कितना है? 6, म्यू कितना है? 4/3। तो जो तली की एक्चुअल हाइट है वो क्या है? 6 फुट। इसको क्या कहेंगे? एक्चुअल, वास्तविक। एक्चुअल डेप्थ कहते हैं, वास्तविक गहराई। और इसको क्या कहेंगे अपन? एफरेंट, आभासी, आभासी। और इसका कारण क्या देंगे आप बोलिए? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन के कारण। तो ये कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि बर्तन की जो तली आपको उठी दिखाई दे रही है वो क्यों दिखाई दे रही है? अपवर्तन के कारण। और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? स्पीड का अलग अलग मीडियम में अलग अलग होना। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन ये कर लेते हो कि जैसे आप रेयरर से डेंस जा रहे हैं, ब्रल से सघन में जा रहे हैं, स्पीड कम हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है,
फ्रिंज विड्थ कम हो रही है। फ्रिंज विड्थ पे जो क्वेश्चन आता है, यंग ये प्रयोग पानी में करते तो क्या होता, तो समझ में आ गया, फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है, बाकी जगह पानी में करेंगे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, एच बटे म्यू हो जाएगा। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो क्या पूछ लेते हैं कि स्पीड रेयरर से डेंस जा रहे हैं तो स्पीड का क्या हुआ, कम हो गई, वेवलेंथ का क्या हुआ, कम हो गई। अब आजकल उल्टा पूछ लेते हैं, डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, अब आप सी बटे म्यू से सी जाएंगे तो बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन एक राशि ऐसी है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका नाम है आवृत्ति, अपरिवर्तित। क्या याद रखेंगे, आवृत्ति, अपरिवर्तित, फ्रीक्वेंसी, और इसका डबल रोल है। डबल रोल का मतलब ये साउंड में भी पूछी जाती है और लाइट में भी, ध्वनि में भी और प्रकाश में भी। आवृत्ति अपरिवर्तित, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। तो जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है, अगर हम डेंसर से रेयरर जाएं, सघन से विरल, उल्टा लिखेंगे। जैसे यहां स्पीड अगर सी बटे म्यू है तो यहां क्या है, सी है, एक दो लिख देते हैं। यहां लैम्डा बटे म्यू है तो यहां लैम्डा है, क्या नहीं बदलेगा, तो अपन क्या कहेंगे, आवृत्ति अपरिवर्तित। क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति अपरिवर्तित। तो डेंसर से रेयरर जाना, रेयरर से डेंसर जाना, समझ में आ गया, आगे बढ़ना होगा। तो अब आप बताइए, रेयरर से डेंस जाएंगे, पहले यही पूछा जाता था, रेयरर से डेंस ले जाते थे, विरल से सघन जाएंगे, स्पीड का क्या होगा, तो अपन कम कहते थे। अब आजकल डेंसर से रेयरर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब कई बार इनकी वैल्यू पूछ लेते हैं, जैसे कुछ म्यू याद कर लेना, जैसे म्यू डब्ल्यू, म्यू में आपको 4 नजर आएगा, डब्ल्यू में 3, 1.33, 1.33। म्यू डब्ल्यू को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, म्यू जी 1.5, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। कांच का अपवर्तनांक, कांच 1.5, म्यू डी डायमंड कितना, 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, हीरे का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, हीरे का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का बढ़ने का मतलब क्या है, अपवर्तनांक बढ़ने का मतलब है डेंसिटी का बढ़ना, सघनता का बढ़ना। तो कौन ज्यादा डेंस है, कौन ज्यादा मीडियम सघन है, तो अपन को कैसे पता पड़ेगा, अपवर्तनांक से। एयर का अपवर्तनांक कितना, वायु का, अपन 1 लेके चलते हैं लेकिन होता कितना है, 1.003। वैक्यूम का कितना होता है, निर्वात 1। तो अपन कह देते हैं एयर और वैक्यूम, उसमें भी अंतर है थोड़ा सा। तो ज्यादा अपवर्तनांक मतलब ज्यादा सघन। अगर हम क्राउन ग्लास की बात करें, ये ग्लास के टाइप है, तो याद रखना क्राउन कम, क्राउन ग्लास के लिए कितना होता है, कम,
क्राउन लॉस कितना होता है वो रखने की जरूरत नहीं है। तो क्राउन क्या याद रखेंगे, क्राउन कम, क्राउन कम। तो कांच का अपवर्तनांक 1.5, हीरे का 2.42, वैक्यूम का 1, एयर का 1.000। क्राउन और फ्लिंट में किसका कम होता है, तो क्राउन का कम होता है। अभी हमने जो फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले की बात की थी, बस थोड़ा सा समझ ले कौन क्या है, और ज्यादा अपन चर्चा इस पे नहीं करें। जैसे एक मेन सोर्स है, एक स्लिट S1 ले ली, स्लिट कहो झिर्री कहो इन्हें S2, इनके बीच की दूरी जो लेते हैं वो अपन स्मॉल डी लेते हैं। और जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर्दा, स्क्रीन एक कैपिटल डी लेंगे। तो लैम्डा तो जानते हैं वेवलेंथ हो गया, कैपिटल डी में एक शब्द आएगा पर्दा, इस स्क्रीन, डायमीटर नहीं, स्क्रीन, स्क्रीन का डिस्टेंस है ये, देखो डिस्टेंस बिटवीन, इसमें एक शब्द आएगा पर्दा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। पर्दे, इसको इनको स्लिटों और पर्दे की, स्लिटों को हिंदी में झिर्री बोलते हैं, स्लिटों, आजकल स्लिटों ही लिखा आता है, और पर्दे के बीच की दूरी। तो कैपिटल डी में एक शब्द आया पर्दा, स्मॉल डी डायग्राम देख के देखिए क्या है स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, स्लिट व पर्दे के स्लिटों के बीच की दूरी। पर्दा शब्द आ जाए तो कौन सी दूरी है, कैपिटल। ये मालूम होना इसलिए जरूरी है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं वो कि स्लिट व स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस डबल कर दें और स्लिटों के बीच की डिस्टेंस हाफ कर दें। अगर हम कहें एग्जांपल, इसको डबल कर दें, इफ यदि डी कर दिया जाए 2D, ठीक है, और स्मॉल डी कर दिया जाए D/2, यहां सब लिख के आएगा क्या हाफ कर रहे हैं, क्या डबल कर रहे हैं। तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, तो देखो प्रोपोर्शनल क्रॉस, डिस्टेंस डबल हो रहा है, पर्दे वाला डिस्टेंस और स्लिटों के बीच का डिस्टेंस, फ्रिंज विड्थ कितना हो गया, फुल टाइम्स। तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा डी डबल कर रहे हैं, ऐसे लिख के नहीं आएगा कैपिटल डी डबल कर रहे हैं। ऊपर वाले में क्या आएगा, कैपिटल डी वाले में एक शब्द आएगा स्क्रीन, स्क्रीन शब्द आएगा पर्दा। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, बीटा प्रोपोर्शनल लैम्डा डी अपॉन डी। इसके दो आसान क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं, यंग अगर यह प्रयोग हवा की जगह पानी में करें, एयर की जगह वाटर में करें, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। दूसरा, फ्रिंज विड्थ किस कलर की कम होती है, तो लैम्डा को देख लो, फ्रिंज में एक शब्द आ रहा है, फ्रिंज में आर छुपा है, फ्रिंज, तो रेड की ज्यादा, रेड की ज्यादा, तो वॉयलेट की कम। आगे बढ़ना होगा, ये डायग्राम बना लेना थोड़ा सा। ये सोर्स है, ये दो स्लिट है, यहां से लाइट एंट्री कर रही है, अपवर्तनांक किसका ज्यादा होता है, वॉयलेट का। देखो जब अपन अपवर्तनांक लिखेंगे, अपवर्तनांक को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू, म्यू में आपको यू नजर आ रहा होगा, पर यू किसके नजदीक है, वी के। तो अपवर्तनांक किसका ज्यादा है, वॉयलेट का।
और हिंदी में तो आपको वह नजर आ ही गया। एक रिलेशन पढ़ते हैं अपन लोग, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल एंड क्रिटिकल एंगल। अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध, क्रांतिक कोण में संबंध। तो म्यू इज इक्वल टू, अभी आपने बात की थी क्रिटिकल, काल में आ रहा है लाल, क्रिटिकल किसके लिए ज्यादा है, काल लाल, तो म्यू का रिलेशन उल्टा है, म्यू का रिलेशन उल्टा है, तो यहां से भी देख सकते हैं। अब अपवर्तनांक है क्या, डेंसिटी है, और आपको पता होता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी डिक्रीज होगी। डेंसिटी में एक शब्द छुपा है डीई, डिक्रीज, घनत्व घटता। और वैसे भी आप जानते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो चीजें दूर दूर एक्सपेंशन हो जाएगा। तो अब आप बताइए, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, यदि तापक्रम बढ़ता है, यदि तापक्रम बढ़ता है, हमने कहा घनत्व घटता, एक जैसे शब्द हैं, डेंसिटी डिक्रीजेज। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पेपर में आता है, जैसा डेंसिटी बोलोगे वैसे ही तो अपवर्तनांक को बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दो, अपवर्तनांक इसके साथ भी यही शब्द लगा दे, डिक्रीजेज, अपवर्तनांक घटता है। अब बोलिए क्रिटिकल एंगल, उल्टा बोलो, उल्टा बोलो, क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज, क्रांतिक कोण बढ़ता है, क्रांतिक कोण बढ़ता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्रिटिकल एंगल का क्या हो रहा है, बढ़ता है। तो अपवर्तनांक आप देख रहे हैं बैगनी का ज्यादा है, लाल का कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर के लिए ज्यादा है, रेड के लिए। किसके लिए कम है, वॉयलेट के लिए। अपवर्तनांक में वो शब्द आ रहा है बैगनी, क्रिटिकल लाल के लिए ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्रिटिकल एंगल बढ़ रहा है, अपवर्तनांक घट रहा है। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, डेंसिटी जैसा। तो डेंसिटी के साथ क्या होता है वो आपको पता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम होती है। अगर ये IC इज इक्वल टू 30, तो म्यू इज इक्वल टू, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/sin IC। एक और बना लीजिए, if IC is equal to 45, then mu is equal to, तो mu is equal to 1/sin 45, जब सब sin 45 तो कितना आ जाएगा, √2। उल्टा भी पूछ सकते हैं, एंगल भी पूछ सकते हैं, म्यू दे दे, एक ही बात, फॉर्मूला यही लग जाएगा। कभी कभी वो क्या करते हैं, जैसे आपको म्यू वाटर पता है 4/3,
म्यू ग्लास पता है 3/2 1.5। क्या इनको याद कर लें? हाँ, इनको याद कर लें 2.42। अब म्यू बढ़ रहा है, म्यू बढ़ रहा है। अगर हम स्पीड की बात करें C/म्यू 3 इंटू 10⁸ वाटर के लिए 4/3 9/4 यानी 2.25 मीटर पर। कभी कभी आपको आंसर सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम कांच की बात करें 3 इंटू 10⁸ कांच 1.5। ये स्पीड कम क्यों होती जा रही है? क्योंकि म्यू बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि म्यू बढ़ता जाएगा। 2.42 तो याद रखना 1 2 3। तो स्पीड ऑफ लाइट तो एयर और वैक्यूम में ज्यादा है, अन्य मीडियमों में कम हो रही है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा है? तो वैक्यूम में ज्यादा है। किस में कम है? तो डायमंड में कम है, डायमंड में कम है। अब देखिए कभी कभी इनके लिए क्रिटिकल एंगल पूछेंगे, देखना क्रिटिकल एंगल अपन कैसे याद करेंगे, समझना। आप 2.42 को ध्यान से देखें, उसमें 24 नजर आएगा, इसमें इसका उल्टा भी तो कर दो, इसका डबल भी कर दो, ठीक। तो क्रिटिकल एंगल, हालांकि आपसे जनरली जो क्रिटिकल एंगल पूछे जाते हैं वो म्यू की वैल्यू ऐसी देते हैं जिसकी वैल्यू आप जानते हैं। पर पानी, ग्लास, हीरा, वाटर, ग्लास और डायमंड के लिए आपको म्यू भी याद करना है, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट एक ही सेकंड में होना चाहिए और क्रिटिकल एंगल याद करना है 2.42 24। इसका उल्टा कर दो, फिर इसका डबल कर दो। म्यू बढ़ता जाएगा, क्रिटिकल एंगल कम होता जाएगा, म्यू बढ़ता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी। और टेम्परेचर बढ़ाने पर म्यू का क्या हो रहा था? कम। डेंसिटी ज्यादा, एक मीडियम विरल है, रेयरर है, और एक मीडियम डेंसर है, सघन है। तो हमें कैसे पता पड़ेगा कौन रेयर है कौन डेंस है? म्यू के आधार पर। जिसका म्यू ज्यादा वो ज्यादा डेंस है, ज्यादा सघन। क्या टेम्परेचर म्यू को कम कर पाएगा? कर देगा। क्या टेम्परेचर क्रिटिकल एंगल को कम कर देगा? नहीं, क्रिटिकल एंगल को बढ़ाएगा। क्रिटिकल एंगल किस कलर के लिए ज्यादा है? तो क्रिटिकल काल में आ रहा है लाल, तो क्रिटिकल एंगल लाल के लिए ज्यादा। जैसे अभी आपने म्यू वॉयलेट के लिए ज्यादा पड़ा था, ऐसे डेल्टा से क्या लिखते हैं? डेल्टा से लिखते हैं अपन डेविएशन। डेल्टा से क्या लिखते हैं? डेविएशन, विचलन। कई बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो, कि जैसे ये एक विंडो दी है, विंडो, ये कोई खिड़की है, इससे लाइट को पार करना है, इसकी कुछ थिकनेस दी है। वैसे मोटाई को अपन टी से लिखते हैं, लेकिन हमने थिकनेस को किससे लिखा है डी से। डी क्या है? थिकनेस, मोटाई। ऐसा क्यों? टी से लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? तो टी से क्या करते हैं अपन? टाइम को लिख देते हैं, इसलिए टी से नहीं लिख रहे, कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब यहां से लाइट ने एंट्री की इसमें, यहां एयर है तो यहां इस लाइट की स्पीड क्या है? सी। जैसे ही इस म्यू मीडियम में जाएगी, जैसे ही इस म्यू मीडियम में जाएगी, बोलो लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी? यहां पर अंदर C/म्यू हो जाएगी। लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी? अब पूछा जाता है इस विंडो को पार करने में लाइट को कितना टाइम लगेगा? तो एक फॉर्मूला जानते हैं आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। लाइट की स्पीड तो आपको मालूम है C/में, C क्यों नहीं लिखा इस कांच की, इस विंडो के अंदर? डिस्टेंस
डी, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, डी। और टाइम अपन को कैलकुलेट करना है, तो हमने टाइम को भी टी से नहीं लिखा और थिकनेस को भी टी से नहीं लिखा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो टाइम को हमने पूरा लिखा और इसको रट लिया। कभी कभी क्या हम इसको एज ए रिजल्ट याद कर लें, हाँ, कभी कभी क्या करते हैं वो म्यू को एन से लिख देते हैं, तो कोई बात नहीं, लिख लें तो म्यू डी अपॉन सी। जैसे ये विंडो ले लो बेटा, ये एक विंडो है और ये 3 mm की विंडो है, 3 मिलीमीटर की, ठीक है, और ये ग्लास की बनी है, इसकी थिकनेस कितनी दी है 3 mm, और ग्लास की बनी है, ग्लास मतलब 3/2। अब आपको इसको पार करने में टाइम पूछा है, लाइट इसके अंदर जा रही है और इसको कितना टाइम लगेगा पार करने में, तो देखिए म्यू, फॉर्मूला यही, क्या फॉर्मूला रट ले, हाँ रट ले, म्यू 3/2 डी बोल दो 3 mm, ये मिलीमीटर को मीटर बदल लेना, सी 3 इंटू 10⁸ मीटर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बोल पाओगे 1.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, एक्शन क्या हो रहा है, इस लाइट को, इस विंडो को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो म्यू डी अपॉन सी, तो अपन एज ए रिजल्ट याद। तो मीडियम ने, ये जो ग्लास की विंडो थी, इसने स्पीड को कम कर दिया, क्योंकि मीडियम लाइट की स्पीड को कम कर देता है, मीडियम जो है लाइट की स्पीड को कम कर देता है। आगे बढ़ना होगा, डेविएशन किस कलर का ज्यादा होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, क्या कारण दोगे इसका, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अर्ली सनराइज का क्या कारण दोगे, अर्ली सनराइज, अर्ली सनराइज सनसेट, सूर्योदय, सूर्यास्त के पहले ही सूर्य का दिखाई देना। जैसे आपने बर्तन की तली का एग्जाम्पल देखा था, हम बर्तन की तली पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमें वो पहले ही नजर आने लगी, ऐसे ही सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, हमें पहले ही क्या नजर आने लगा। जैसे हमने आपको बताया था, एक मैजिशियन होता है, वो सिक्के को तली में छुपा लेता है और आपको खाली गिलास दिखाता है, तो अपन को सिक्का नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो पानी डालता है उसमें, वो सिक्का तो पहले से था, बस नजर नहीं आया था। तो ये एग्जाम्पल किसका है, रिफ्रैक्शन का। अगर हमने ये पेन रख दिया और उसमें पानी भर दिया, तो ये पेन टूटा हुआ नजर आएगा, वो काय का एग्जाम्पल है। अब अपने पाथ से डेविएट हो, फिर तारे टिमटिमा रहे हैं, मून क्यों नहीं टिमटिमा रहा, मून पास में। अब देखिए ये TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें एक वर्ड आएगा चमक, इसमें क्या वर्ड आएगा, चमक। जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड या ब्रिलियंस ऑफ डायमंड,
या स्पार्कलिंग शब्द यूज कर सकते हैं, हीरे का चमकना, या पानी के अंदर बुलबुले का चमकना। चमक शब्द यहां पर क्या देखेंगे आप, चमक। मिराज इन डेजर्ट, रेगिस्तान में मरीच का, रेगिस्तान में मरीच का। जैसे ज्यादा गर्मी हो तो आपको हाईवे पर, रोड पर पानी नजर आता है कि नहीं आता, लूमिंग। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। कहां यूज है इसका, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो आप लाइव देखेंगे, वो कैसे देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से, ठीक है। प्रकाशिक तंतु, कम्युनिकेशन में हम इसका यूज करेंगे। और एंडोस्कोपी, ये एंडोस्कोपी क्या होती है, कौन करेगा एंडोस्कोपी, डॉक्टर। एंडोस्कोपी शब्द किससे जुड़ा हुआ है, एंडोस्कोपी के ब्रैकेट में डॉक्टर लिखना। और डॉक्टर से एक बात और याद आ जाएगी आपको, डेंसल टू, डॉक्टर से क्या याद आ जाएगा, डेंसल टू रेयर। तो प्रकाश किरणों को कैसा होना चाहिए, सभी सघन से विरल। और डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब कंडीशन क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। तो डॉक्टर के पास डेंसल टू रेयर। तो रेगिस्तान में मरीज। तो एक कंडीशन भी ध्यान रखना, प्रकाश को कैसे जाना चाहिए, सघन से विरल। समझे ऐसा होता क्यों, क्या ये एग्जाम्पल भी याद करने, हाँ। हीरा क्यों चमकता है, तो कारण क्या देंगे अपन, TIR। अब देखिए होता क्या है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो क्या हो गया, ये बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, ये विरल से सघन में जा रही है। बताइए कौन ज्यादा दिख रहा है तुम्हें, आई ज्यादा दिख रहा है कि आर ज्यादा दिख रहा है, ये दोनों बराबर है, आई ज्यादा, विरल से सघन। अगर अब बोलो कौन ज्यादा है, अब आर ज्यादा। ऐसा कब होता है, जब डेंसर टू रेयर, सघन से। हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सा मीडियम ज्यादा डेंस है, म्यू की वैल्यू से। डेंस मतलब पास पास, जिसका म्यू ज्यादा वो ज्यादा डेंस। अब हमें ये रे उसी मीडियम में वापस लानी, बताओ हमें ये इधर ही लानी है वापस, तो ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो अब देखिए इस वाले केस को क्या कहेंगे, इस वाले केस को अब रे जो गई है ना, रे और इसके पैरेलल हो गई। बताओ अब ये एंगल कितना बना, अब आई को क्या नाम दोगे, अब आई को आई मत कहना, आई क्या है, आई इज इक्वल टू आई सी। कब, वेन, जब आर इज इक्वल टू
आर का नाम क्या देते हैं? आर का, आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ, यहां पर क्या बन जाए, रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। तो आपसे कहा जाए व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो अपन ने आपतन कोण को ही क्रिटिकल क्रांति कोण कह दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का ही नाम क्या दे दिया हमने, क्रिटिकल एंगल। कब? उसके साथ कंडीशन जोड़ दी, जब R90 हो जाए, और R90 तभी हो सकता है जब प्रकाश कलर डेंसर से रेयर जाए, क्योंकि रेयर से डेंस में तो पॉसिबल ही नहीं, वो इधर ही रुक जाएगी। अब हम आई की वैल्यू इससे भी ज्यादा कर दें तो, अगर ऐसा हो जाए, यदि यदि आई की वैल्यू आईसी से भी ज्यादा हो जाए, यदि आई की वैल्यू आईसी से भी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? देखिए इस रे को उसी मीडियम में वापस लौट आए, और इस कंडीशन को क्या कह देते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो समझ में आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब। आगे बढ़ना होगा। तो TIR की दो कंडीशन देखिए, तो TIR देखिए, अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी, डॉक्टर शब्द, डेंसर टू रेयर। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी कौन करेगा? डॉक्टर। जैसे पेट के अंदर स्टोन वगैरह आ गया, तो पेट में एक होल किया जाता है, उसमें कैमरा डाला जाता है, फिर उस स्टोन को तोड़ा जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी कौन करेगा? डॉक्टर। अपने यहाँ डॉक्टर के पास जाते ही कब है? जब कंडीशन क्रिटिकल से भी ज्यादा हो जाए। तो आई ग्रेटर देन आईसी और डेंसर टू रेयर, डॉक्टर से डेंसर टू रेयर याद करें। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, चमक शब्द आएगा, मिराज इन डेजर्ट, लूमिंग, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये पांचों एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ना होगा। ये क्या है? ये जो, तो यही तो है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन। तो ये जो अपने पाथ से डेविएट हो गई है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई है, अपने मार्ग से विचलित हो गई है, इसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ऐसा हुआ क्यों? यहां स्पीड अलग है, यहां स्पीड अलग है। आप साइकिल लेके जा रहे हैं और एक जगह पानी भरा है, तो वहां क्या होगा? साइकिल की स्पीड में अंतर आ जाएगा। तो स्पीड में अंतर के कारण यही है कॉज। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों क्या है बताओ? इसमें स्पीड ज्यादा है कि इसमें स्पीड ज्यादा है? ऊपर स्पीड ज्यादा है। यहां पर किसमें स्पीड ज्यादा है? नीचे, इस मीडियम में स्पीड ज्यादा है। कभी कभी वो, जैसे अपन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? 1μ2, ये लॉ किसका है? इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। और 1μ2 को क्या बोलेंगे? जहां जाएंगे उसके आधार पर बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू। यदि आप साइकिल से पानी में गए जहां पानी भरा है, तो अगर आपके कपड़े गीले हुए तो आप कारण क्या बताएंगे? पानी को ही बोलेंगे। कोई आपसे पूछता है कपड़े कैसे गीले हो गए? पानी के कारण। तो ऐसे ही अपन चर्चा किसकी करेंगे? जिस मीडियम में जा रहे हैं। तो 1μ2 साइन आई बटे साइन आर। अगर हम 1 की जगह वाटर लिख दें, और इधर देखो बेटा, इधर W μ। अब बताओ कहां से कहां जा रहे हैं? वाटर से गिलास जा रहा है। तो ध्यान रखना, लिखेंगे किस कैसे इसको? μg अपॉन μw।
म्यू टू अपॉन म्यू वन। जी याद रखना ज्यादा, डब्ल्यू याद रखना कम, वीक कमजोर। ज्यादा ऊपर ज्यादा लिख दो, नीचे कम लिख दो। म्यू डब्ल्यू में आपको 4/3 नजर आएगा, म्यू में 4, डब्ल्यू में 3, तो 9/8, 9/8। और ये कितना आ रहा है? 1 से ज्यादा आ रहा है। लेकिन अगर हम जी म्यू डब्ल्यू लिखें, अब म्यू डब्ल्यू ऊपर वीक नीचे ज्यादा, क्या आप बोल पाओगे डब्ल्यू म्यू जी 1/जी म्यू डब्ल्यू? डब्ल्यू म्यू जी को बोलोगे क्या? डब्ल्यू म्यू जी को क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रेस्पेक्ट में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। जी म्यू डब्ल्यू को बोल के बताओ, किसका अपवर्तनांक बोलोगे? वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। ये शब्दों में ही अपन गड़बड़ कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। म्यू जी, जी मतलब ज्यादा याद रखना ग्लास, डब्ल्यू मतलब वीक कमजोर। तो 9/8, 8/9 तो आपको याद रहेगा, कब ज्यादा आएगा कब कम आएगा। तो जी म्यू डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। आगे बढ़ना होगा। कभी कभी एक क्वेश्चन आपसे ईएमडब्ल्यू के बारे में पूछते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। लाइट क्या है? लाइट प्रकाश। तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या हम इसके लिए मीडियम की जरूरत है क्या? मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। माध्यम आवश्यक नहीं। जैसे मून पर विस्फोट होता है, क्या सुनाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि साउंड के ट्रेवल के लिए मीडियम की जरूरत है। क्या दिखाई देगा? तो मून पर विस्फोट होगा, दिखाई तो देगा, सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर है क्या? वायुमंडल नहीं है, तो आप सुन नहीं पाओगे लेकिन देख पाओगे, क्योंकि देखने के लिए लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या मून पर खुद की लाइट है? नहीं, मून पर लाइट किससे मिल रही है? सन से। धरती को लाइट क्या सन से मिल रही है? धरती को भी सन से मिल रही है। तो सन से जो धरती पर लाइट आती है वो आपको याद होना चाहिए 8.3 मिनट, लगभग 500 सेकेंड, 498 सेकेंड लगते हैं। और मून को जो लाइट मिलती है, मून से धरती को जो लाइट मिलती है, वो उसमें कितना टाइम लगता है? 1.28 सेकेंड। मून से धरती पर आने में लाइट को कितना टाइम लगता है? 1.28 सेकेंड।
और सन से 8.3 मिनट। सन से ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? सन दूर है, सन दूर है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक बात और याद रखेंगे, प्रकाश में एक शब्द आ रहा है, प्रकाश में शब्द क्या आ रहा है? प्रकाश में एक शब्द आ रहा है प्रस्थ। इस शब्द पे ध्यान दें और इस शब्द पे भी ध्यान दें। देखो इस लाइन पे ध्यान दें आप लोग, इस लाइन पे। पहले हिंदी मीडियम में देखें तो प्रकाश को क्या माना गया? प्रस्थ। इस प्र को देखें और दामे भी इस लाइन को देखें, ध्रुवण। तो ध्रुवण की जो घटना थी वो किस में होती है? प्रकाश तरंगों में होती है। तो इसलिए प्रकाश तरंगों को किसके अंतर्गत रखते हैं? अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत। तो आपसे पूछा जाता है, जैसे देखो सारी घटनाएं लाइट में भी पाई जाती हैं और साउंड में भी पाई जाती हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है। स्पेशल पोलराइजेशन, ध्रुवण की घटना किसमें पाई जाती है? केवल पोलराइजेशन, ट्रांसफर लाइट। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लाइट और साउंड में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ? पोलराइजेशन की घटना होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। याद कैसे रखेंगे? प्रकाश प्रस्थ और ध्रुवण की घटना किसमें होती है? अनुप्रस्थ तरंगों में। ये बेसिक अंतर था लाइट का और साउंड का। तो लाइट और साउंड में बेसिक डिफरेंस क्या है? ध्रुवण की घटना किसमें होती है? लाइट में होती है, साउंड में नहीं होती। इसलिए साउंड को किसमें रख दिया? लॉन्गिट्यूडनल में, अनुदैर्ध्य में। और लाइट को क्या बनाया गया? ट्रांसवर्स। आप तो याद करना, लाइट टी पर खत्म हुआ, सुने, टी 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 टी, लाइट ट्रांसवर्स। और पॉलराइजेशन की घटना किसमें होती है? केवल ट्रांसवर्स पे। पॉलराइजेशन किसमें होता है? ट्रांसवर्स। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आप पॉलराइजेशन, पॉलराइड के चश्मे आते हैं, और चश्मे का संबंध देखने से तो हो सकता है, क्या सुनने से हो सकता है? नहीं। तो पोलराइजेशन का संबंध किससे होगा? लाइट से। क्या साउंड से हो सकता है? नहीं हो सकता। तो और इनकी स्पीड वही लाइट के बराबर स्पीड, चाल। कहां पर? सी। बताइए कहां पर है स्पीड? एयर और वैक्यूम में, इन एयर और वैक्यूम। क्या आप इस म्यू जीरो का नाम जानते? बात ना करें, पहले एप्सिलॉन नॉट को देखो। एप्सिलॉन नॉट को आप ध्यान से देखो, इसमें आपको सी नजर आएगा, कूलाम, सी फॉर कूलाम। और कभी भी ध्यान रखना न्यूटन पे स्क्वायर नहीं लगता। और सी में आपको कैपेसिटी भी नजर आएगी एप्सिलॉन नॉट में, फेराड अपॉन मीटर। अगर हम म्यू नॉट की बात करें, विद यूनिट आप याद रखें, विद यूनिट। इनके नाम भी बता दो, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। और ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता। आगे बढ़ना होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप शामिल किस किस को करते हैं?
सबसे टॉप पर कॉस्मिक। ये कॉस्मोलॉजी क्या होती है? तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोस ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मिक रेज, फिर उसके बाद लिखें गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, गामा के बाद क्या लिखेंगे? एक्स रे, अल्ट्रावायलेट। जब भी अल्ट्रा शब्द लग जाए समझ जाओ दमदार। अल्ट्रा मतलब और भी दमदार। तो अल्ट्रा वायलेट वायलेट से कमजोर होगी कि दमदार होगी? बताइए। दमदार होगी, परावेग। तो अब आपसे पूछा जाता है अल्ट्रा वायलेट और वायलेट में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अल्ट्रा वायलेट और वायलेट में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अल्ट्रा वायलेट। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? उसके पास पावर ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर पावर ज्यादा होगी मतलब क्या है? एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा चक्कर लगा पाएगा, ज्यादा घूम पाएगा। लेकिन वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, पहले विजुअल तो बोल दो। विजुअल, विजुअल में ही विवग्योर लिखते हैं। विजुअल का मतलब क्या है? विवग्योर। इंफ्रारेड, एमआर, माइक्रो रेडियो। अब आप ऐसे जाएं, देखो सबसे टॉप पर अपन जिसको लिखते हैं मतलब उसके पास पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है। या सबसे टॉप पर क्या ज्यादा है? पावर ज्यादा है। भाई टॉप पर किसको लिखा जाता है? जिसकी पावर। तो पावर का पता कैसे पड़ेगा? एनर्जी ज्यादा है। तो पेनेट्रेटिंग पावर, वेदन क्षमता या वेदन क्षमता किसकी ज्यादा होती है? बोलो, देख के बताओ इनमें। फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, वेवलेंथ। लैम्डा क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भेदन क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा है? पावर शब्द आ गया, आप समझ जाना। ऊपर जो लिखे हैं टॉप पर, पावरफुल को कहां लिखते हैं अपन? टॉप पर। जिनके पास पावर है, एनर्जी है। एनर्जी कैसे पता पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी, घूमने की ताकत। तो पावर, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। तो किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी पावर ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसकी वेवलेंथ कम? तो आप देख के बताइए एक्स और गामा में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? एक्स और गामा में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? एक्स की वेवलेंथ ज्यादा है। वैसे ही देखो, गामा के पास एक ही लैम्डा नजर आ रहा है, एक्स के पास दो दो लैम्डा। ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है। निम्न में से बताइए कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन सी नहीं है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई अनलिमिटेड तो है नहीं, फिक्स है। ये अपन याद कर लो, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनके अलावा नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? नहीं। साउंड के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, लाइट के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। साउंड में क्या पोलराइजेशन की घटना होगी? नहीं। ध्रुवण की घटना किसके लिए है? लाइट के लिए। तो ये क्वेश्चन फिक्स है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी पावर ज्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। देख के बताइए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो की। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? कॉस्मिक के पास। कई बार ऑप्शन में कॉस्मिक रेज देते नहीं है, तो फिर गामा। तो गामा की पावर सबसे ज्यादा।